डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मम्प्स। मम्प्स में हम इन 10 पॉइंट को स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मम्प्स? मम्प्स वायरस इज डिजीज ऑफ सलेवरी ग्लैंड ड्यू टू यूनिलेटरल और बाइलेटरल मोस्टली पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड स्वेलिंग। समझ आई? इसमें वो बात करता है कि मम्प्स में कौन से ग्लैंड होते हैं। बेसिकली 3 ग्लैंड होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ये आप साथ देख रहे हैं पिक में, पैरोटिड ग्लैंड ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जो आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड के थोड़ा सा ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, लेकिन मम्प्स में किस ग्लैंड की स्वेलिंग होती है? पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। ठीक है, ये स्वेलो करता है तो ये हमारे एक साइड से एक साइड से उभर आती है। ठीक है, थोड़ी सी बाहर निकलती है, सोजन हो जाती है इस जगह पर। ठीक है, इसको हम पंजाबी में कहते हैं कन पेड़ा। ठीक है, मम्प्स को। ओके, आगे हम देखते हैं इट प्राइमरी अकर इन चिल्ड्रन 5 to 10 ईयर ऑफ एज। ये किन बच्चों में होता है? जिनकी एज 5 से 10 साल तक हो। इट इज डिजीज ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है, लेकिन कौन सा रिस्पिरेटरी ट्रैक? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। 2 रिस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है। क्योंकि ये जो है ना हमारा फेस, यहां स्वेलिंग होती है तो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी एटियोलॉजी में हम देखते हैं ये किस वजह से काज होता है। मम्प्स डिजीज जो है वो काज होती है मम्प्स वायरस की वजह से, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जीनोम कहते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। जिस तरह इंसान का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इस तरह मम्प्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, जिसके थ्रू ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, रिप्लिकेशन करता है, अपनी फैमिली बढ़ाता है, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इट इज ए नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ताकि ये रिप्लिकेट कर सके। कैप्सिड क्या है इसकी? हेलिकल कैप्सिड है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जीनोम है, ये आपको जो आउटसाइड दिखाई दे रही है ये कैप्सिड है। कैप्सिड में वायरस का आरएनए मटेरियल है। ओके, कैप्सिड किससे बनी होती है? द कैप्सिड ऑफ दिस वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन से बनी होती है। दिस कैप्सिड इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड दैट सराउंड द जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना वायरस का, आरएनए, इसको सराउंड किए हुए है। ठीक है, एनवेलप। कैप्सिड से बाहर एक लेयर होती है जिसे एनवेलप कहते हैं। द एनवेलप ऑफ द मम वायरस इज ए लिपिड बाइलेयर। ये एनवेलप किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी सीरोटाइप की, तो दिस वायरस हैज ए सिंगल सीरोटाइप। एक सीरोटाइप है। सीरोटाइप क्या होता है? ये एक तरह का जहर है जो वायरस इंजेक्ट करता है ह्यूमन में, ताकि इंसान में डिजीज हो सके। ठीक है, मम्प्स में क्या है? सिंगल सीरोटाइप है। मुख्तलिफ वायरस में कुछ में ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मम्प्स में सिर्फ सिंगल है। ओके, एक और बात जो मैं ऐड करता हूं वो है मम्प्स डिजीज इज कॉज्ड बाय मम्प्स वायरस और या रूबुला वायरस। ठीक है, इसकी जो फैमिली है इस फैमिली को कहते हैं पैरामिक्सोवायरिडे। ओके, डन। नंबर 3 पे आता है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में हम देखते हैं कि ये डिजीज कैसे एंटर हुई, कहां से एंटर हुई, किस मौसम में हुई, कितना नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, सोर्स क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीजिंग। कफ स्नीजिंग, इच। ये कैसे मम्प्स एंटर होता है? कफ या स्नीजिंग के थ्रू। ओके, इट इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी इंटर हो सकता है। ठीक है, आप उस बंदे से हाथ मिलाया, उसने इस तरीके से भी वो इंटर हो सकती है। ठीक है, किसिंग के थ्रू भी। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? माउथ और नोज। ठीक है, हमारे नाक या नोज के थ्रू या हमारे मुंह के थ्रू या माउथ के थ्रू इंटर होगा। ठीक है, अगर हमें वायरस ने इन्फेक्ट किया। किसने? मम्प्स वायरस ने। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीजन क्या है? विंटर है। इम्यूनिटी क्या है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, मतलब कि एक दफ़ा अगर हुआ तो दोबारा नहीं होगा। नंबर 3 कंटेजियस। यस, कंटेजियस है, ये ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने किस किया या आपने टच किया तो उसके थ्रू भी इंटर होता है। ओके, डन। नंबर 4 पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि वायरस किस पॉइंट से इंटर होगा और किस पॉइंट पे जाके डिजीज काज करेगा। ठीक है, मम्प्स वायरस इंटर बाय माउथ एंड नोज थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग एंड काज डिजीज इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें वो कह रहा है कि जब कोई बंदा जिसको ये वायरस है वो कफ करेगा और स्नीज करेगा, इच, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू
दूसरे बंदे में जिसको ये पहले डिजीज नहीं है उस बंदे में इंटर होगा और उस बंदे के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज काज करेगा, ठीक है। इट इन्फेक्ट द एपिथेलियल सेल ऑफ द नेजोफेरेक्स, और जैसे ये इंटर होगा, ये है नेजोफेरेक्स और ये है एपिथेलियल सेल, इनको क्या करेगा, डैमेज करेगा और डिजीज काज करेगा, ठीक है। वेयर इट स्टार्ट रिप्लीकेशन एंड काज लोकल डैमेज टू टिश्यू, और यहाँ ये रिप्लीकेट करने की कोशिश करेगा, अपनी फैमिली बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये जो टिश्यू है एपिथेलियल सेल हैं इनको डैमेज करने की कोशिश करेगा। फ्रॉम देयर, यहाँ से इट कैन मूव टूवर्ड ब्लड, फ्रॉम देयर इट कैन काज वेरीमिया, ठीक है। यहां से वो वेरीमिया काज करेगा, मतलब कि वायरस इन द ब्लड एंड रीच वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू, और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचेगा और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उन्हें डैमेज करने की कोशिश करेगा। ओके, अब आप देखें ये है मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस में ये क्या है, ये है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मम्प्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल जिसके थ्रू ये पॉलीमरेज करेगा। पॉलीमरेज का मतलब है ये है वायरस पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या करेगा, रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है और रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है, ये वायरस को, ठीक है। ये उसके साथ कैप्सिड है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है क्या, इन्वेलप है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो ये चीज़ें, ये इसको कहते हैं हेमोग्लूटिन न्यूरोमेंडेज, और ये जो आप देख रहे हैं इसे फ्यूजन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मम्प्स वायरस को टिश्यू या सेल के साथ अटैच होने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ऐसे तो नहीं ऑटोमेटिकली वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसे क्या चीज़ रिक्वायर है वो चीज़ हम देखते हैं। अब क्या होगा, नाउ मम्प्स वायरस टर्न एंड इन्फेक्ट द मेन पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड, उसने क्या करना है, मेन पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड को अफेक्ट करेगा और वहां डिजीज काज करनी है, हम जानते हैं ये, तभी हमें मम्प्स डिजीज प्रोड्यूस होगी अगर वो पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। तो मम्प्स वायरस यूज टू टाइप ऑफ वायरल प्रोटीन टू इंटर द होस्ट सेल, वो कैसे सेल के साथ या टिश्यू के साथ अटैच होगा, उसके लिए उसको दो तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जरूरत होती है। नंबर 1 हेमाग्लूटिनिन न्यूरोमेंडेज, ठीक है। नंबर 2 फ्यूजन प्रोटीन। हेमाग्लूटिनिन और न्यूरोमेंडेज क्या करता है, हेमाग्लूटिन को H से रिप्रेजेंट करता है, न्यूरोमेंडेज को N से। वो कहता है द HN प्रोटीन ऑफ वायरस अलाउ द वायरस टू स्टिक और अटैच विद द होस्ट सेल एंड कट इट सेल्फ लूजली इफ इट नेसेसरी। वो क्या करता है, ये जो हेमाग्लूटिन न्यूरोमेंडेज है, ये क्या अटैचमेंट के साथ हेल्प करती है, किसके साथ, हमारे ह्यूमन के, अगर इसको हमें डिजीज, मुझे डिजीज काज करनी है ना, तो मेरे सेल के साथ जो अटैचमेंट में हेल्प करेगा वो हेमाग्लूटिन न्यूरोमेंडेज है, ठीक है। और वहां थोड़ा सा सुराख कर देगा, होल कर देगा, कट कर देगा, वहां लूज करेगा। और ये जो फ्यूजन प्रोटीन है ना, ये उसके साथ फ्यूज हो जाएगी और अंदर इंटर में हेल्प करेगी। हेमाग्लूटिन न्यूरोमेंडेज अटैचमेंट में हेल्प करता है और वहां छोटा सा होल प्रोड्यूस करता है, और फ्यूजन प्रोटीन वहां जाके फ्यूज हो जाती है और अंदर इंटर करने में हेल्प करती है, ठीक है। द F प्रोटीन ऑफ द वायरस हेल्प टू फ्यूज द वायरस, वहां वायरस को फ्यूज करने में हेल्प करेगी, किसके साथ, द सेल मेम्ब्रेन के साथ, ह्यूमन के, एंड टुगेदर अलाउ द मम्प्स वायरस इंटर द होस्ट सेल, और मम्प्स वायरस को होस्ट सेल के अंदर इंटर होने में हेल्प करेगी, ठीक है। कौन सी, फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है। ये आप देखें, ये हमारा है, ये आप देखें, ये जेनेटिक मटेरियल है। वंस मम्प्स वायरस इंटर ए सेल, जब एक दफा वायरस सेल के अंदर इंटर हो गया है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि उस सेल के अंदर इंटर हो गया, तो अब इंटर हो ही गया है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज इन नेगेटिव सेंस, ये अब कौन सी सेंस है, नेगेटिव सेंस है। ये पॉजिटिव सेंस कैसे होगी, पढ़ते हैं। विच इज ए नेगेटिव सेंस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, ट्रांसक्राइब्ड बाय, किसको ट्रांसक्राइब करेगा, वायरल पॉलीमरेज एंजाइम। मैंने बताया वायरल पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, किसकी करता है, ये जो हमारा आरएनए होता है ना वायरस का, इसकी भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ताकि नया वायरस प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसके लिए ये क्या करेगा, ट्रांसक्राइब्ड करेगा वायरल पॉलीमरेज एंजाइम को इनटू पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। पॉजिटिव सेंस में किया, ठीक है, तब मैसेंजर आरएनए बने, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बन गया, वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड, पहले ट्रांसक्राइब्ड हुआ है फिर ट्रांसलेटेड हुआ है, ठीक है। होस्ट सेल राइबोसोम, इसने क्या किया है, होस्ट सेल को ट्रांसलेट किया है। अब उसने होस्ट सेल के राइबोसोम में जाके उस सेल को ट्रांसलेट किया है, तो न्यू कॉपीज ऑफ एनवेलप प्रोटीन, ये एक नई कॉपी वायरस की प्रोड्यूस हो गई है, ताकि वो दूसरे वायरस में जाके, दूसरे सेल में जाके
डिजीज काज कर सके। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की ह्यूमन में कैसे होती है। ठीक है, ये जो आप देखें ये है डायग्राम। ठीक है, ये देखिए डीएनए से डीएनए को बनने को अमल को ह्यूमन में क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन होती है। डीएनए से आरएनए के बनने को अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ह्यूमन में होती है। इसी तरह की हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन इसी प्रोसीजर की तरह की क्या होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है वायरस में भी। ठीक है, ताकि नया वायरस प्रोड्यूस हो। ओके, उसकी कॉपीज प्रोड्यूस हो। डन। हम जानते हैं कि वायरस की न्यू कॉपी प्रोड्यूस होगी है, वो राइबोसोम से पास होके गोल्जी अपरेटस से और डिफरेंट प्रोसेस से पास होके फाइनली एक कॉपी तैयार हो जाती है, नया वायरस बन जाता है। ठीक है, एट द एंड व्हेन वन वायरस न्यूली फॉर्मेशन डन, वो कहता है भी जब नए वायरस की फॉर्मेशन डन हो जाती है, वो पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, देन HN प्रोटीन, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा HN प्रोटीन, हीमोग्लूटिन न्यूरोमेंडेज और फ्यूजन प्रोटीन क्या करती है, ऑन द सेल सरफेस प्रेजेंट। ये जो न्यू वायरस प्रोड्यूस हुआ है इसकी सेल सरफेस पे भी ये HN प्रोटीन और F प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो क्या करती है, नाउ इट रेडी टू बाइंड विद अदर सेल, ये दूसरे सेल के साथ बाइंड होने में हेल्प करती है। सो दे वायरस बाइंड विद द एपिथेलियल टू वन अनदर, इस तरह ये एपिथेलियल सेल के साथ ये जो वायरस है बाइंड होता रहेगा और एपिथेलियल सेल को फ्यूज करता रहेगा और इनके ये जो न्यूक्लियस है एक सेल में इंटर होते जाएंगे। ये देखें, ये एक सेल है, ये एपिथेलियल एक सेल है, ये दूसरे सेल के साथ फ्यूज हुआ है, दो न्यूक्लियस हो गए, ये तीसरे सेल के साथ फ्यूज हुआ है, ये तीसरा न्यूक्लियस भी ऐड हो गया, ये चौथे सेल के साथ फ्यूज है, चौथा न्यूक्लियस भी ऐड हो गया। इस तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाता है। ठीक है, व्हेन एपिथेलियल सेल बाइंड विद ईच अदर विच फॉर्म क्लम्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल, वो एक कनेक्टिव टिश्यू सेल का गुच्छा बन जाता है जिसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल और सिंसिशियम। इसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल और सिंसिशियम, जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो। ओके, डन। यहां रेप्लिकेशन करने के बाद ये दोबारा कहां एंटर हो जाएगा, ब्लड में एंटर हो जाएगा और फिर हमारे पैरोटिड ग्लैंड में चला जाएगा और वहां पैरोटिड ग्लैंड में क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन काज कर देगा, स्वेलिंग काज कर देगा और डिजीज हो जाएगी जिसे मम्प डिजीज कहते हैं। ओके, डन। एक दफा इस सारे प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जब कोई बंदा कफ एंड स्नीज करता है, जिस बंदे को ये वायरस है, तो ये दूसरे बंदे में ट्रांसफर होता है। ठीक है, माउथ और नोज के थ्रू और जाके उसके नेजोफेरेंक्स के एपिथेलियल सेल के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। किसकी मदद से अटैच होता है, HN प्रोटीन की वजह से, जिसे कहते हैं ह्यूमन ग्लूटिनिन न्यूरोमेंडेज, और F प्रोटीन के साथ फ्यूज होकर अंदर इंटर हो जाता है एपिथेलियल सेल के अंदर। ठीक है, वहां जाके ये रिप्लिकेट करता है, अपनी फैमिली बढ़ाता है, उसके बाद ये ब्लड में इंटर हो जाता है। ठीक है, ब्लड में इंटर हो जाता है, उसके बाद हमारे ग्लैंड में चला जाता है और ये जो हमारे माउथ का ये जो पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ जाके स्वेलिंग काज कर देगा और क्या काज कर देगा, मम्प्स डिजीज काज कर देगा, जो काज होती है मम्प्स वायरस की वजह से। ओके, नंबर 5 क्लिनिकल फाइंडिंग साइन एंड सिम्टम। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। द इनक्यूबेशन पीरियड इज 12 to 25 डे। इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं सिम्टम शो होने से पहले वाला दौरानिया, जिस दिन सिम्टम शो हो जाए इनक्यूबेशन पीरियड एंड हो जाता है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, इसमें क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही पैरोटिड ग्लैंड है। हम जानते हैं कि देयर आर 3 मेजर सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। लेकिन यहां किसकी इन्फ्लेमेशन होगी, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, टेंडरनेस स्वेलिंग ड्यू टू सलेवरी ग्लैंड, सख्त स्वेलिंग होगी कहाँ, पैरोटिड ग्लैंड पे। ये आप देखिए पैरोटिड ग्लैंड है, ये आप देखिए स्वेल हुई पड़ा है। ठीक है, ये है टेंडरनेस स्वेलिंग ड्यू टू सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड के ये ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, इसकी स्वेलिंग होगी। ठीक है, यूनिलेटरल पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, यूनिलेटरल भी हो सकती है, एक साइड से भी ये स्वेलो कर सकता है, लेकिन 75% ये बोथ साइड से स्वेलो करता है। बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होती है। ठीक है, बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग इज 75%। पैरोटिड ग्लैंड पेन इंक्रीज व्हेन वी ड्रिंक सिट्रस जूस और या सोर्स फूड, जब हम लीमू वाला जूस पिएं या माल्टो वाला जूस पिएं या कोई हम कड़वी चीज़ खाएं, तो ये जो पेन है इंक्रीज हो जाएगी किसकी, पैरोटिड ग्लैंड के जो स्वेलिंग हुई है बाइलेटरल दोनों साइड पे, ये यूनिलेटरल एक साइड पे। ठीक है, और क्या होगा, और कौन से मेन सिम्टम, मेजर जो मेन सिम्टम है ना, बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होता है। ठीक है, यूनिलेटरल ये मेन सिम्टम है। ठीक है, नो लो ग्रेड फीवर,
क्या होगा, या तो फीवर नो होगा, नहीं होगा, या फीवर होगा तो लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, नो और या लो ग्रेड फीवर, मिलेज और एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं द मोस्ट कॉमन साइट इज पैरोटिड ग्लैंड, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होगा वो पैरोटिड ग्लैंड होगा, बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड मे बी लेस कॉमनली इन्वॉल्व, ये बहुत कम होता है, लेकिन सबसे जो मेजर है वो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल 75% है। व्हेन द पैरोटिड ग्लैंड इज इन्वॉल्व द लोब ऑफ द ईयर इज डिस्प्लेस अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये जो लोब है ना, ये लोब कहता है कान की, ये जो साइट है ना इसे लोब कहता है, ठीक है। ये कहाँ किस साइड पे डिस्प्लेस होगा, अपवर्ड पे और बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड, ये आप देखें, ठीक है। स्वेलिंग इंक्रीज वेरी रैपिडली, ये जो सोजन है मम्प्स वायरस में होती स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। ये मेन सिम्टम है, आप देखेंगे कि स्वेलिंग ग्लैंड सूजा पड़ा है, ये आप देखें डायग्राम, ठीक है। विद इन ए फ्यू आवर्स मैक्सिमम स्वेलिंग अकर, बट स्वेलिंग कंटिन्यूस टू इंक्रीज 1 to 3 डे, 1 से 3 दिन तक ये इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। देयर इज रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ द स्टेंसिल डक्ट, स्टेंसिल डक्ट का दूसरा नाम क्या है, पैरोटिड डक्ट, यही पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है तो इसे पैरोटिड डक्ट कहते हैं या स्टेंसिल डक्ट कहते हैं, इज द मेन एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की एक्सक्रीटरी डक्ट है, ओके डन। नंबर 6 कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में नंबर 1 आता है एपिडाइडिमो, एपिडाइडिमो कहाँ से बनती है, कहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, एपिडाइडिमस पे। दूसरी आर्काइटस, आर्काइटस टेस्टी ये है, ठीक है, टेस्टी के ऊपर ही एपिडाइडिमस होता है और आर्काइटस होती है, ठीक है। ये उसके टेस्टी के मुख्तलिफ पार्ट हैं बहुत सारे और उनमें से ये एक पार्ट है, ठीक है। ये आप देखें एपिडाइडिमस, ये है आर्काइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। यूनिलेटरल आर्काइटस वो कहता है जब टेस्टी के सिर्फ एक साइड पे आर्काइटस हो जाए, दिस इज क्वाइट कॉमन इन अडल्ट, ये ज्यादातर अडल्ट मेल में होती है, बट इज अनकॉमन इन प्री प्यूबर्टी बॉय, बहुत रेयर ऐसे केस आते हैं, बहुत कम केसेस है जिनमें अनबालिग बच्चे को भी हो जाए। इट इज ए पैरोटाइटस, ये किस वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की वजह से। यूनिलेटर आर्काइटिस के सिम्टम क्या है, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और फॉलो बाय स्वेलिंग एंड टेंडरनेस टेस्टिस, टेस्टिस में स्वेलिंग होगी और पेन भी हो सकता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 4 डे, यूनिलेटर डज नॉट लीड टू स्टेरिलिटी, इसकी वजह से अगर यूनिलेटर आर्काइटिस हुई है ना, इसकी वजह से बांझपन नहीं होगा, अक्सर मर्दों में बांझपन भी होता है, समझ आई, सिर्फ औरतों में बांझपन नहीं होता, मर्दों में भी बांझपन होता है, समझ आई, लेकिन यूनिलेटर आर्काइटिस में बांझपन नहीं होता, बाइलेटरल आर्काइटिस में बांझपन होने के चांसेस हैं, ठीक है, मर्दों में, औरतों की बात नहीं कर रहा। इन्वॉल्वमेंट इज बाइलेटरल इन 30% ऑफ केस, कितने परसेंट चांस है कि बाइलेटरल आर्काइटिस हो जाए, 30% केस में बाइलेटरल आर्काइटिस हो सकता है, ठीक है। अफेक्टेड टेस्टिस में भी एट्रोफी इन 30 to 40% ऑफ केस, बट स्टेरिलिटी इज स्टिल रेयर, इसमें भी कितने परसेंट चांस हैं, 30 to 40%, लेकिन स्टेरिलिटी बहुत कम है कि हो, चांसेस हैं, हो सकती है। आर्काइटिस में इससे भी ज़्यादा कम चांसेस हैं, इसमें बाइलेटरल में थोड़े से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, कि बांझपन मर्दों में हो जाए, ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस इट इज सेवियर बट अनकॉमन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, देयर इज एपिगेस्टिक पेन, टेंडरनेस, फीवर, चिल एंड सिम्टम, ये इसके सिम्टम है पैंक्रियाटाइटिस के। अगर पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है मम्प्स किसकी वजह से, मम्प्स की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, मम्प डिजीज हुई है उसकी कॉम्प्लिकेशन में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, उसके ये सिम्टम है, ठीक है। मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस भी हो सकता है, ये जो है ना अब तक ये मेन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ये याद रखें, आगे बेशक याद रखें या ना रखें। इट मे बी प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द न्यूरॉन और मे बी ड्यू टू पोस्ट इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस विद डीमाइलिनेशन, ठीक है, डीमाइलिनेशन की वजह से भी हो सकता है। इट मे बी सीन इन 10% ऑफ केसेस ऑफ द मम्प्स, ये कितने परसेंट चांस है, मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस के 10% चांस है। बट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्लियोसिस्टोसिस, प्लियोसिस्टोसिस का मतलब WBC इंक्रीज हो जाना जब हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करते हैं, बस सीन इन अबाउट 65% ऑफ पेशेंट पैरोटाइटिस, कितने परसेंट केसेस में होता है, 65% केसेस में, ठीक है, ऑफ द पेशेंट। इट फॉलो द पैरोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किस चीज़ का, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, 3 to 10 डेज, जो कि 3 से 10 दिन के अंदर होता है। रेयर कॉम्प्लिकेशन ये हैं, ट्रांसिएंट हेयरिंग लॉस हो सकती है, लेरेंजियोथ्राइटिस हो सकती है ड्यू टू 8 नर्व की वजह से, ठीक है, न्यूराइटिस हो सकती है, एन्सेफेलाइटिस हो सकती है, गिल्सन बार सिंड्रोम हो सकता है, थायरोडाइटिस हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, न्यूराइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, ये जो है रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये बहुत कम है। ये जो पहले मैंने 3-4 बताई हैं ये याद कर सके, ये जो आपको किस कलर में शो की गई हैं, ये लाइट
रेड कलर में शो की गई हैं, ठीक है। ये 3 तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। नंबर 7 डिफरेंशियल डिग्नोसिस। डिफरेंशियल डिग्नोसिस का मतलब है कि मुख्तलिफ डिजीज़ हो लेकिन वो मम्प्स की डिजीज़ की तरह के सिम्टम काज करे। जैसे मम्प्स में क्या होता है कि हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्वेलो कर जाता है, ठीक है। नंबर 1 पैरोटाइटिस ड्यू टू अदर वायरस। ये जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है ये स्वेलो करता है अदर वायरस की वजह से भी। वो कौन से वायरस है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 1, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3, इन्फ्लुएंजा वायरस ए वायरस, ठीक है, साइटोमेगाली वायरस, एब्स्टेन बार वायरस, एंटीरो वायरस, लिम्फोसाइटिक क्रोमियोमेनिंजाइटिस वायरस एंड HIV, ओके। नंबर 2 सर्विकल एडिनाइटिस। lymph node has a well defined decreate border with which is form and tenderness, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकती है। नंबर 2 सेपरेटिव प्योरलेंट पैरोटाइटिस। यूजली इट इज़ यूनिलेटरल। ये जो इसमें एक साइड पे हमारा जो ग्लैंड है वो स्वेलो करेगा, ठीक है। द ग्लैंड सरफेस इज रेड वार्म एंड देयर इज टेंडरनेस। पस कैन बी एक्सक्रीट फ्रॉम द स्टेंसिस डक्ट से, ठीक है। मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इज कौन सा जो मेन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है इन्वॉल्व होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। देयर इज इंक्रीज WBC काउंट। जब भी कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से पस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऊपर पस फॉर्मेशन बताई गई है, ये पस कैन बी एक्सप्रेस। रिकरेंट पैरोटाइटिस frequent recurrent swelling of the parotid gland as a consequence of drugs such as iodides and phenothiazines. Idiopathic cause may occur but it is not tenderness. इसकी वजह ड्रग्स की ये जो 3 ड्रग्स हैं आयोडाइड की वजह से भी हो सकती है, फिनोथायाजीन्स की किसी वजह से भी पैरोटाइटिस हो सकती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है, आइडियोपैथिक की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 5 obstruction ऑफ द स्टेंसिस डक्ट की वजह से भी पैरोटिड ग्लैंड की जो है स्वेलिंग हो सकती है। कोलिजन वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। कोलिजन वेस्कुलर डिजीज सच एज सोजोग्रिन सिंड्रोम, ओके। आगे आ जाता है नंबर 7 पे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ठीक है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, इसकी वजह से भी पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है, ओके डन। नंबर 8 इन्वेस्टिगेशन डिग्नोसिस। इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सा पैथोजन है। पैथोजन कहते हैं बैक्टीरिया या वायरस को या फंगल कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी में इंटर हो जाए और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, उससे कहते हैं पैथोजन। नंबर 1 PCR टेस्ट। PCR टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द जेनेटिक मटीरियल DNA RNA या पैथोजन लाइक बैक्टीरिया वायरस। PCR टेस्ट हम करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वायरस होता है वो या तो DNA होता है या वायरस RNA होता है, तो हम वो वायरस पता चल जाता है कि ये वायरस प्रेजेंट है PCR टेस्ट से, तो हम उस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 सीरोलॉजिकल टेस्ट। द सीरोलॉजिकल टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी और एंटीजन ऑफ ए पैथोजन सच एज बैक्टीरिया और वायरस। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी, हमारी जो बॉडी के एंटीबॉडी है ना, मतलब कि हमारी बॉडी को जो बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। एंटीजन बैक्टीरिया या वायरस जो प्रोड्यूस करता है उसे एंटीजन कहते हैं, या फिर पैथोजन। पैथोजन वही बैक्टीरिया वायरस को कहते हैं, ठीक है, सच एज बैक्टीरिया वायरस। उसके लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। नंबर 2 टेस्ट करते हैं हम वायरस को डिग्नोज करने के लिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। नंबर 3 सीरम एमाइलेज। सीरम एमाइलेज लेवल इज एलिवेटेड। इसका लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? लेवल इंक्रीज विद द ग्रेजुअली इंक्रीज इन द स्वेलिंग एंड बिकम नॉर्मल विद इन 2 वीक्स। किस वजह से बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है उसने स्वेलिंग किया, उसकी वजह से सलाइवा इंक्रीज हुआ है और सीरम एमाइलेज लेवल बढ़ गया, ठीक है। ये हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, सीरम एमाइलेज टेस्ट। नंबर 4 पे आता है वायरस कल्चर टेस्ट। द वायरस कल्चर टेस्ट क्या करते हैं हम? वायरस को आइसोलेट करते हैं, लेबॉर्ट्री में जाके परफॉर्म करते हैं और हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है? वायरस मिल जाता है, ठीक है, ओके। आगे हम देखते हैं लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोपिनिया इज डिक्रीज टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोपिनिया, ठीक है। We can check IgM and IgG. Done. नंबर 8 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में नंबर 1 कौन सी आती है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या कहेंगे? बेड रेस्ट करे, हाइड्रेशन मतलब कि मेंटेन फ्लूइड होगा ताकि उसका कोई फ्लूइड तो लॉस नहीं हुआ जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांस होता है। मेंटेन हाइजीन मेंटेन करेंगे, उससे सेपरेट रखेंगे ताकि ये वायरस किसी और में न ट्रांसफ़र हो सके। सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट देंगे ताकि उसको खुराक को हजम करते हुए, इनटेक करते हुए पेन ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्वेलो कर गया है। ये पैरोटिड ग्लैंड देखिए ये स्वेलो हो गया है। एंटीपायरेटिक फॉर फीवर्स, बुखार, क्योंकि लाइट फीवर भी हो सकता है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक देंगे। ये फीवर के लिए होती है, आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल हम दे सकते हैं।
एंटीवायरल थेरापी, देयर इज़ नो एंटीवायरल थेरापी फॉर मम्प्स, कोई एंटीवायरल थेरापी नहीं, ऑटोमेटिकली ये रिकवर हो जाता है, ठीक है। नंबर 9 प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है, हमें वैक्सीनेटेड होना चाहिए, चिल्ड्रन को भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। कौन सी 2 डोज हैं जो वैक्सीन के तौर पे यूज़ होती हैं? नंबर 1 फर्स्ट डोज मीजल मम्प रूबेला वैक्सीन देंगे 12 to 15 मंथ ऑफ एज में, सेकंड डोज देंगे हम मीजल मम्प रूबेला वैक्सीन की 4 to 6 ईयर ऑफ एज। इस तरह हम इससे बच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।